हेलो बच्चों, कैसे हो आप सारे लोग। आज हम बहुत दिनों के बाद मिले हैं और आज जो हम लोग चैप्टर करने वाले हैं वो है हमारा वेव्स का चैप्टर। इस वन शॉट होने वाला है ये हमारा। इसके बाद जो चैप्टर बचेगा वो है सिर्फ थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर का। ठीक है। आई होप कि आप लोग अपने एग्जाम्स की तैयारी ना बहुत अच्छे से कर रहे होगे। कहाँ पे किस तरीके से स्टेप वाइज लिखना है, न्यूमेरिकल्स कैसे अप्रोच करने हैं, वो सारा आप लोग अच्छे से ओवरलुक कर रहे होगे। अब इसके बाद जो हम लोग बात करते हैं, हम वेव शुरू करने वाले हैं, वन शॉट होने वाला है ये। तो सबसे पहले हम इसको ओवरव्यू देख लेते हैं कि किस किस तरीके से हम लोग इसमें टॉपिक्स को कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम जनरल वेव का इंट्रोडक्शन देखेंगे। इसके बाद इसी में ही हम लोग टाइप्स ऑफ वेव्स जाएंगे कि वेव्स हमारे पास कौन कौन सी तरीके की हैं, लॉन्गिट्यूडनल, मैकेनिकल, ट्रांसवर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, मैटर वेव्स, इन सब के बारे में बात करेंगे। फिर उसके बाद हम लोग डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन पे जाएंगे, वेव इक्वेशन। उसके बाद हम स्पीड इन स्ट्रिंग में बात करेंगे, ट्रांसवर्स स्पीड। इसके बाद हम लोग लॉन्गिट्यूडनल या फिर आप इसको बोलोगे स्पीड ऑफ साउंड जिसको हम बोलते हैं। फिर ये स्पीड ऑफ साउंड किन किन बातों पे डिपेंड करती है वो देखेंगे। उसके बाद हम लोग सुपरपोजिशन प्रिंसिपल की बात करेंगे, सुपरपोजिशन कैसे हो रहा है। फिर हम लोग स्टैंडिंग वेव्स देखेंगे कि स्टैंडिंग वेव्स में हमें क्या देखना है क्या नहीं। स्टैंडिंग वेव्स में भी दो तरीके की होंगी, ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडनल। आफ्टर दैट जो हमारा लास्ट टॉपिक होगा वो बीट्स होने वाला है। ठीक है। तो देर ना करते हुए हम सबसे पहले बढ़ते हैं अपने पहले टॉपिक की तरफ, जो है हमारा वेव्स या वेव्स का इंट्रोडक्शन। तो सबसे पहले वेव्स है क्या, मैं वेव्स को डिफाइन कैसे करूंगी। तो वेव्स का मतलब क्या होता है कि आपकी जो एनर्जी है और जो मोमेंटम है वो डिस्टरबेंस की फॉर्म में आगे कैरी फॉरवर्ड होगा। ठीक है। एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जो एनर्जी और मोमेंटम है वो डिस्टरबेंस की फॉर्म में जाएगा और एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में जाएगा। मीडियम हो भी सकता है और नहीं भी। अब देखो, अ वेव इज अ डिस्टरबेंस विच ट्रांसपोर्ट्स एनर्जी एंड मोमेंटम। जो क्या ट्रांसपोर्ट कर रहा है, एनर्जी एंड मोमेंटम बोथ, फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक। अब इसमें क्या है कि जो आपका मैटर है, जो मीडियम है, वो ट्रांसपोर्ट नहीं होगा विदाउट द ट्रांसपोर्ट ऑफ मैटर। आगे, वेव्स ट्रांसपोर्ट एनर्जी एंड द पैटर्न ऑफ डिस्टरबेंस हैज इंफॉर्मेशन। जो भी पैटर्न बनेगा, साइन को साइन अगर मैं समझाने के लिए बोलूं, तो जो भी पैटर्न बन रहा है वो इंफॉर्मेशन रख रहा है दैट प्रोपगेट फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। एनर्जी तो जा रही है लेकिन जिस पैटर्न में जा रही है उसके पास इंफॉर्मेशन है कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर हम लोग किस पैटर्न में कैरी फॉरवर्ड करने वाले हैं। अब हमने वेव को कुछ टाइप्स में क्लासिफाई करा। पहला आपका मैकेनिकल, दूसरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, तीसरा मैटर। उसके अलावा भी हमारे पास ट्रांसवर्स वेव आई और लॉन्गिट्यूडनल वेव्स आई। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं आपका डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेव में। पहला मैकेनिकल वेव्स। मैकेनिकल वेव्स जिनको मीडियम की जरूरत होती है ट्रैवल करने के लिए। द वेव विच रिक्वायर मीडियम फॉर देयर प्रोपगेशन आर कॉल्ड मैकेनिकल वेव्स। जैसे साउंड है, साउंड को मीडियम की जरूरत पड़ती है ट्रैवल करने के लिए, करेक्ट। फिर इसके बाद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स मतलब जिनको मीडियम की जरूरत ना हो, वो बिना मीडियम के भी ट्रैवल कर सकती हैं। इसको हम लोग नॉन मैकेनिकल वेव्स भी बोल सकते हैं। तो इन्होंने क्या बोला, द वेव्स विच डू नॉट रिक्वायर एनी मीडियम फॉर देयर प्रोपगेशन। जिस भी वेव को मीडियम की जरूरत ना हो ट्रैवल करने के लिए, उनको हम लोग क्या बोलेंगे, नॉन मैकेनिकल या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। अब इसके बाद बात करते हैं हम लोग मैटर वेव्स की। मैटर वेव्स मतलब जो आपके मूविंग पार्टिकल से एसोसिएटेड हो, जैसे इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन्स हैं आपके पास, इन सब से डी ब्रॉगली वेवलेंथ हाइपोथेसिस फॉलो कर रहे हैं। तो द वेव विच इज एसोसिएटेड विद मूविंग पार्टिकल्स। मैटर वेव्स आपके लिए सिर्फ डेफिनेशन में आ सकती है, बहुत डिटेल्ड में ये हमारे साथ नहीं है। तो हमने देखा मैकेनिकल और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। अब इसके बाद जो हमारे पास है वो है ट्रांसवर्स वेव। ट्रांसवर्स वेव का मतलब समझो कि क्या होता है। ट्रांसवर्स
particles are vibrating in the direction perpendicular to the propagation of wave. मतलब हमने बोला कि मीडियम, जो मेरे पास मीडियम के पार्टिकल्स हैं वो, ठीक है, उसमें क्या हो रहा है आपके पास कि अगर जिस डायरेक्शन में वेव जाएगी तो वेव की डायरेक्शन के परपेंडिकुलर जाना चाहिए. फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला कि जो मेरी वेव है वो एक्स डायरेक्शन में है, तो एक्स डायरेक्शन के लिए परपेंडिकुलर क्या बना, वाई और जेड. तो इसका मतलब जो पार्टिकल्स का वाइब्रेशन हो रहा होगा वो कौन सी डायरेक्शन में हो रहा होगा, वाई या फिर जेड डायरेक्शन में हो रहा होगा. तो कहने का मतलब कि जिस डायरेक्शन में वेव जाए पार्टिकल उसके परपेंडिकुलर प्रोपगेट करना चाहिए, वाइब्रेट करना चाहिए. जैसे इस डायरेक्शन में अगर मेरी वेव है तो मेरा जो पार्टिकल का वाइब्रेशन हो रहा होगा वो ऐसे हो रहा होगा, परपेंडिकुलर टू दिस. ठीक है, ये तो हुआ मेरे पास ट्रांसवर्स वेव. ट्रांसवर्स वेव में हमारे पास क्रस्ट और ट्रफ बन रहे हैं. अब बात करते हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव की. लॉन्गिट्यूडनल वेव एज द प्रोपगेशन ऑफ वेव. जिस डायरेक्शन में वेव जाएगी ये उसी डायरेक्शन में वाइब्रेट करेंगे. जैसे आपका साउंड है, ठीक है, साउंड इज एन एग्जाम्पल ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव. तो आपकी वाइब्रेशंस जो हो रही हैं वो भी फॉरवर्ड हो रही हैं अगर एग्जाम्पल लें, और आपका वेव भी फॉरवर्ड ही ट्रैवल कर रहा है. किस फॉर्म में ट्रैवल करेंगी ये, रेयरफैक्शन और कंप्रेशन की फॉर्म में ट्रैवल करेंगी. ठीक है, तो हमने क्या देखा, मैकेनिकल वेव देख लिया, नॉन मैकेनिकल वेव देख लिया, ट्रांसवर्स वेव देख लिया और लॉन्गिट्यूडनल वेव्स देख लिया. ठीक, ट्रांसवर्स वेव हमारे पास सॉलिड में हो सकता है या वाटर के सरफेस पे हो सकता है. ध्यान रखना वाटर के सरफेस पर होगा. अब बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट रिलेशन. भाई हम लोगों ने जब एसएचएम किया था तो भी पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट तो देखा था ना कि किसी टाइम के साथ वो रिलेशन कैसा देने वाला है. तो हमने देखा था y इज इक्वल टू a साइन ओमेगा t होता है. लेकिन अब तो ये पोजीशन भी है, वेव ट्रैवल करेगी तो इसका मतलब पोजीशन की इंफॉर्मेशन भी होनी चाहिए. तो हमारे पास आया y इज इक्वल्स टू a साइन ओमेगा t माइनस के एक्स. ठीक है, अब इनका अलग अलग मतलब देखते हैं कि कौन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है. ए क्या है हमारे पास, एम्पलीट्यूड ऑफ पार्टिकल जो भी वाइब्रेट कर रहा है कि वो इतना मैक्सिमम जा सकता है. ओमेगा अपने पास एंगुलर फ्रीक्वेंसी है. एंगुलर फ्रीक्वेंसी हमने देखा किस पे डिपेंड कर रही थी, ओमेगा इज इक्वल्स टू, आप 2 पाई बाई टी लिखो टाइम पीरियड, या फिर आप लिखो इसको 2 पाई एफ दैट इज फ्रीक्वेंसी. उसके बाद हम लोग बात करते हैं के की. के है अपने पास एंगुलर वेव नंबर. के का लैम्डा के साथ रिलेशन आएगा तो के इज इक्वल्स टू आया हमारे पास 2 पाई बाय लैम्डा. ठीक है, उसके बाद एक्स पे आते हैं. एक्स क्या है, पोजीशन. किसी पोजीशन पे कि मुझे उसका डिस्प्लेस ये बताना है कि वो इस पोजीशन पे है और इस पोजीशन पे डिस्प्लेसमेंट बताओ कितना होगा. टी इज द टाइम. ठीक है, ये तो हुई हमारी बेसिक टर्मिनोलॉजी. अब इसके बाद हमारे पास मैं एक जनरलाइज्ड वेव बनाती हूं आपके लिए.
ये हमारे पास एक वेव की फॉर्म है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्रस्ट, और इसको हम लोग बोलते हैं ट्रफ। तो अगर मुझे वेवलेंथ डिफाइन करनी हो तो हम वेवलेंथ कैसे डिफाइन करते थे, इट इज डिफाइंड as the distance between two consecutive crust or two consecutive trough। ठीक है, दो कॉन्जिक्यूटिव क्रस्ट और दो कॉन्जिक्यूटिव ट्रफ के बीच का जो सेपरेशन है वो क्या है हमारे पास, वेवलेंथ। दैट इज यहां से लेके यहां तक का जो सेपरेशन आएगा वो क्या होगा हमारे पास, वेवलेंथ होगा। यहां पे भी सेम बात होल्ड कर रहा है, या तो ट्रफ के बीच में आप बात कर लो। डिस्टेंस है तो एसआई यूनिट क्या होने वाली है इसकी, मीटर। सिंबल नोटेशन का हुआ हमारे पास लैम्डा। अब अगर मैंने आपको ये इक्वेशन दी y इज इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। अगर मैं एक इक्वेशन लिखती हूं y इज इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स, तो दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है, माइनस प्लस तो दिख रहा है लेकिन इसके अलावा इनका सिग्निफिकेंस क्या है। जब मैंने ओमेगा टी माइनस के एक्स की बात करी, इसका मतलब जो मेरी वेव है वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस में ट्रैवल कर रही है, और जब हमने बोला कि ओमेगा टी प्लस के एक्स है तो इसका मतलब वेव नेगेटिव एक्स एक्सिस में ट्रैवल कर रही है। ठीक है, ये हुई हमारी दो बातें यहां तक। नेगेटिव और पॉजिटिव साइन से अपने को ये पता लग रहा था कि वेव मेरी किस डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही है, पॉजिटिव डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही है कि नेगेटिव डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही है। ये तो हुई हमारी यहां तक बात। तो एक जनरलाइज्ड अगर मैं लिखना चाहूं तो मैं क्या लिखूंगी, y इज इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। सबसे पहले y क्या था अपने पास कि किस डायरेक्शन में पार्टिकल वाइब्रेट कर रहा है। ए क्या है अपने पास, एम्पलीट्यूड। ओमेगा क्या है हमारे पास, एंगुलर फ्रीक्वेंसी। टी क्या है अपने पास, टाइम एट विच वी हैव टू फाइंड डिस्प्लेसमेंट, कि इस टाइम पर कितना डिस्प्लेसमेंट है वो बता दो। y हालांकि डिस्प्लेसमेंट है लेकिन y इसके साथ साथ एक्सिस भी बताता है कि पार्टिकल मेरा किस एक्सिस में वाइब्रेट कर रहा है। k क्या था हमारे पास, एंगुलर वेव नंबर। इसके बाद हमारे पास जो x है वो क्या है, पोजीशन ऑफ पार्टिकल भी है एंड एक्सिस ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव भी है। एक्सिस ऑफ ठीक है। अब इसके अलावा एक हमारे पास आता है स्पीड ऑफ वेव।
देखो पार्टिकल के लिए अभी भी सारी चीजें वही थी जो हमने एसएचएम में करी थी। अगर मैं पार्टिकल की स्पीड की बात करूं तो वो अभी भी ए ओमेगा ही रहने वाली थी। लेकिन जब मैं स्पीड ऑफ वेव की बात कर रही थी तो वी कितना आ रहा है मेरे पास, ओमेगा बाय के। ओमेगा क्या है मेरे पास, टू एंगुलर फ्रीक्वेंसी, तो 2πf लिख दूंगी। और के क्या है मेरे पास, एंगुलर वेव नंबर, तो इसको क्या लिखेंगे हम, 2πt, 2π बाय लैम्डा। तो ये कितना बनेगा, 2πf बाय 2π बाय लैम्डा। तो या तो आप इसको ऐसे याद कर लो, अगर डेटा में फ्रीक्वेंसी और लैम्डा दे दे तो आप उसको ऐसे भी याद कर सकते हो। ये क्या हो गई, मेरी वेव स्पीड हो गई। ठीक है, अब इसका एक क्वेश्चन देखते हैं हम। चलो देखो उसने हमसे क्या बोला है क्वेश्चन में, अ वेव ट्रैवलिंग अलोंग अ स्ट्रिंग इज डिस्क्राइब्ड बाय, y कितना दे रखा है, x और t जो इसने लिखा है, इसका मतलब कि y x पे भी डिपेंड कर रहा है और y t पे भी डिपेंड कर रहा है। तो यह आया 0.005 साइन 80x माइनस 3t, और सब SI यूनिट में है अपनी। ठीक, तो सबसे पहले एम्पलीट्यूड पूछा है उसने मुझे पहले पार्ट में। तो एम्पलीट्यूड मतलब ये वाला पोर्शन, तो A इज इक्वल्स टू 0.005 मीटर हो गया हमारे पास। उसके बाद सेकंड पार्ट में उसने मुझसे वेवलेंथ पूछा है। ठीक है, अब वेवलेंथ मैं डायरेक्ट तो नहीं निकाल सकती, लेकिन मेरे पास क्वेश्चन में x के साथ क्या दे रखा है, 80। तो ये क्या हो गया, 80 हमारे पास क्या है, k है। तो k की वैल्यू ही रेडियन मीटर इनवर्स। तो हमने लिखा k इज इक्वल्स टू 2π बाय लैम्डा होता है, करेक्ट। तो लैम्डा कितना बनेगा मेरे पास, 2π बाय k। तो ये हुआ 2π बाय 80 मीटर। तो मेरे पास लैम्डा की वैल्यू आई पाई बाय 40 मीटर। आप इसको पाई की वैल्यू रख के चेंज भी कर सकते हो। फिर उसने मुझसे पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव पूछा है, टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी थर्ड पार्ट में। तो हमें ओमेगा कितना दे रखा था क्वेश्चन में, देखो 3। तो ओमेगा इज इक्वल्स टू 3 रेडियन सेकेंड इनवर्स हुआ हमारे पास। तो मैंने लिखा ओमेगा इज इक्वल्स टू 2π बाय टी है। तो t इज इक्वल्स टू क्या बना, 2π बाय ओमेगा, दैट इज 2π बाय 3 सेकेंड। ये तो t हो गया। अब उसने फ्रीक्वेंसी भी तो पूछा था, तो f इज इक्वल्स टू क्या होता है, 1 बाय टी। तो ये कितना हो जाएगा, 3 बाय 2π सेकेंड इनवर्स, करेक्ट। अब इसके बाद उसने एक और चीज दे रखी है हमें, ऑल्सो कैलकुलेट द डिस्प्लेसमेंट y। अब डिस्प्लेसमेंट भी निकालो एट x इज इक्वल्स टू 30 सेंटीमीटर एंड t इज इक्वल्स टू 20 सेकेंड्स। ठीक, हमारे पास y की इक्वेशन थी 0.005 साइन 80x, x 30 सेंटीमीटर है, तो सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 0.3 माइनस ओमेगा कितना दे रखा है, 3, x इज इक्वल टू 30 सेंटीमीटर एंड ओमेगा 3 दे रखा है, और t की वैल्यू उसने बोली हमें 20 रखने के लिए। ठीक है, अब इसकी वैल्यू को सॉल्व करके हम यहां से क्या कर सकते हैं, y भी कैलकुलेट कर सकते हैं। रिमेंबर जब भी वो ऐसा कोई फंक्शन दे जिसमें आपको साइन की वैल्यू नहीं पता होती, जनरली जैसे 0, 30, 53, 37, 45, 60 और 90 के अलावा अगर वो कोई भी वैल्यू दे रहा है तो आपको वो उस वैल्यू की लिख के देगा। जैसे मान लो कि साइन 54 है तो साइन 54 की वैल्यू मेंशन करेगा वो आपको क्वेश्चन में कि कितनी होती है। ठीक, अब चलते हैं हम लोग स्पीड ऑफ ट्रांसवर्स वेव ऑन अ स्ट्रेस्ड स्ट्रिंग। कैसे स्ट्रेस्ड स्ट्रिंग में स्पीड, आपके पास एक स्ट्रिंग थी, आपने एक एंड से पल्स प्रोड्यूस करा, वेव प्रोड्यूस करी, वो ट्रैवल करते हुए दूसरे एंड तक जाएगी, तो मतलब वेव की स्पीड हुई।
लेकिन किसके अंदर है, स्ट्रिंग के अंदर। तो स्पीड ऑफ वाई ट्रांसवर्स वेव, क्योंकि नेचर क्या है इसका, ट्रांसवर्स नेचर है, ऑन अ स्ट्रेस्ड स्ट्रिंग। हम लोग ये बात करने वाले हैं। तो हमने क्या करा, एक सीलिंग से एक स्ट्रिंग को हैंग कर दिया, ठीक है, और मैंने इस वाले एंड पर एक पल्स प्रोड्यूस करी। अब जो आपकी स्ट्रिंग, जो आपकी स्पीड ऑफ वेव है स्ट्रिंग के अंदर, वो दो फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, ठीक है। पहला, स्पीड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेंशन, कितना है, और स्पीड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास पर यूनिट लेंथ। म्यू क्या है अपने पास, म्यू इज इक्वल्स टू मास पर यूनिट लेंथ। तो हमने यूनिट्स एंड मेजरमेंट में डराइव करने सीखे थे फॉर्मूलाज, तो अब यूज करते हैं उसको। देखो हम क्या करेंगे, V इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट के, टेंशन A और म्यू B। इनके एसआई यूनिट डायमेंशनल फॉर्मूला लिखे LT माइनस 1, K की वैल्यू 1 कंसिडर कर लेते हैं। टेंशन क्या है मेरे पास, फोर्स, MLT माइनस 2 की पावर A, और म्यू कितना हो जाएगा, मास पर यूनिट लेंथ, तो L माइनस 1 की पावर B हो गया। कितना आएगा, अगर मैं मास को इक्वेट करवाऊं दोनों तरफ, तो 0 इज इक्वल्स टू A प्लस B, मतलब जो भी A की वैल्यू आएगी B और A का इनवर्स रिलेशन होने वाला है, A इज इक्वल्स टू माइनस B होगा, ऐसा। तो अब हमने क्या करा, लेंथ को ही मेजर करवा लिया, या A को करवा लेते हैं। पहले लेंथ करा तो हमारे पास क्या आया, 1 इज इक्वल्स टू A माइनस B, एक तो ये सेट है। और अगर मैं टाइम को करवा रही हूं, तो टाइम इधर क्या है, -1, और इधर क्या है, -2A। तो A की वैल्यू कितनी आई यहां से, 1/2। अगर A 1/2 है तो B कितना होगा, -1/2 होगा। B इज इक्वल्स टू -1/2। तो मेरे पास स्पीड का फॉर्मूला क्या बना, V इज इक्वल्स टू अंडर द रूट, हाफ हाफ मतलब अंडर द रूट, A किसकी पावर थी, टेंशन की, तो टेंशन तो ऊपर आ गया, और माइनस है तो माइनस मतलब डिनोमिनेटर में जाना चाहिए, और किसकी है, म्यू की। तो स्पीड ऑफ वेव इन स्ट्रिंग कितना आया, V इज इक्वल्स टू अंडर द रूट T बाय म्यू का रिलेशन सेट हुआ ये हमारा, ठीक है। डेरिवेशन आ सकती है पेपर में, आराम से देगा वो 2 नंबर के लिए, ठीक। प्रॉपर इसी तरीके से करना है, बस मैंने ये आपको इधर कैरी करके दिखाया है, ये आपका नीचे चलता रहना चाहिए, इक्वल्स टू के नीचे इक्वल्स टू का ध्यान रखते हुए। अब चलते हैं इसके क्वेश्चन की तरफ। देखो उसने क्वेश्चन क्या बोला है अपने को, अ स्टील वायर, कितना लेंथ है उसका, L इज इक्वल्स टू 0.72 मीटर, 0.72 मीटर, हैज अ मास, M कितना दे रखा है उसने अपने को, 5 into 10 to the power -3 kg. If the wire is under a tension of 60 न्यूटन, T कितना दे रखा है उसने अपने को, 60 न्यूटन। तो स्पीड पूछ रहा है कि स्पीड हमारी कितनी होगी। तो देखो पहले म्यू चाहिए, तो म्यू इज इक्वल्स टू मास बाय लेंथ, तो कितना हो जाएगा, 5 into 10 to the power -3 डिवाइडेड बाय 0.72। क्या सब चीज ऐसा यूनिट में है, बिल्कुल। तो अब हमने क्या करा, वैल्यू रखी, तो हमारे पास क्या आया, V इज इक्वल्स टू अंडर द रूट T बाय म्यू होता है, तो ये कितना हुआ, अंडर द रूट 60। म्यू रखूंगी तो ये डिनोमिनेटर में है, तो ये ऊपर जाएगा, मल्टीप्लाई 0.72 डिवाइडेड बाय 5 into 10 to the power -3, ठीक है। 5 से इसको कैंसिल करा, कितना हो गया, 12, यहां से ये कैंसिल हुआ 100, तो ये आया मेरे पास 12 into 72 डिवाइडेड बाय 10 की पावर -1, ये आया। अब इसको एक काम करते हैं, मैं तो कैलकुलेटर से कर रही हूं, आप लोगों को लेकिन कैलकुलेशन आनी चाहिए। तो इसका कितना हो जाएगा, देखो ये आ रहा है आपके पास 92.9
मीटर सेकेंड इनवर्स, नियरली इक्वल्स टू कितना लिख सकते हो आप इसको, 93 मीटर सेकेंड इनवर्स लिखा जा सकता है। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ, जो है स्पीड ऑफ साउंड लॉन्गिट्यूडनल वेव्स के लिए, कि लॉन्गिट्यूडनल वेव्स में कैसे होगा। तो हमने देखा था कि लॉन्गिट्यूडनल वेव में क्या है, मेरे पास साउंड है, करेक्ट। तो जब हम लोग लॉन्गिट्यूडनल वेव में स्पीड ऑफ साउंड की बात करते हैं तो वो दो फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। पहला इलास्टिक प्रॉपर्टी और दूसरा इनर्शियल प्रॉपर्टी। ठीक है, इलास्टिक प्रॉपर्टी में जो हमने यंग मॉडुलस बल्क मॉडुलस पढ़ा था ये, अब क्योंकि साउंड है तो बल्क मॉडुलस की बात होगी। और इनर्शियल प्रॉपर्टी मतलब डेंसिटी। तो हम साउंड के लिए लिखते हैं स्पीड ऑफ साउंड। ठीक, स्पीड ऑफ साउंड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बल्क मॉडुलस की पावर ए और स्पीड ऑफ साउंड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी की पावर बी। तो हमने लिखा स्पीड इज इक्वल्स टू कांस्टेंट के बल्क मॉडुलस की पावर ए डेंसिटी की पावर बी हो गया। बल्क मॉडुलस क्या था हमारे पास, डेल्टा पी डिवाइडेड बाय माइनस डेल्टा वी बाय वी। तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन तो सेम हुआ, प्रेशर का बचा, तो हमने डायमेंशनल एनालिसिस के हिसाब से लिखा एल टी माइनस वन, कॉन्स्टेंट की वैल्यू 1 हो गई। यह आया हमारे पास एम एल माइनस वन टी माइनस टू की पावर ए। डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास बाय वॉल्यूम, तो मास m और बाय वॉल्यूम था तो L माइनस 3 की पावर b हो गया, करेक्ट। अब जब मैं इसे आगे कैरी फॉरवर्ड करवा रही हूं तो हमने मास को एनालाइज करा तो हमारे पास क्या आया, फॉर m 0 इक्वल्स टू a प्लस b आया। और अगर मैं t को करवा रही हूं तो t के लिए कितना आया मेरे पास, -1 इज इक्वल्स टू -2a। तो मेरे पास a की वैल्यू कितनी आई, 1/2, और अगर मैं b की वैल्यू निकालती तो आती -1/2। तो स्पीड कितना आ गया मेरे पास, b/ρ, करेक्ट। ये किसके लिए है, लिक्विड और गैसेस के लिए। अगर यही बात मुझे सॉलिड में बोलनी होती तो यहां पे इलास्टिक प्रॉपर्टी y चली जाती, हमारी यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। ठीक, ये तो ये बात हुई। अब इसमें ना न्यूटन ने कुछ करेक्शन किया। न्यूटन ने बोला सबसे पहले हम न्यूटन के उस पे आते हैं। न्यूटन ने क्या बोला कि जब भी आपका स्पीड ट्रैवल कर रही है तो एक्सचेंज ऑफ हीट हो जा रहा है, और एक्सचेंज ऑफ हीट हो भी रहा है तो किस पे, एट कांस्टेंट टेम्परेचर। मतलब न्यूटन ने कंडीशन रखी कि कांस्टेंट टेम्परेचर है, दैट इज आइसोथर्मल है। तो अगर आइसोथर्मल है अपने पास तो हमारे पास क्या होना चाहिए, PV इज इक्वल्स टू कांस्टेंट होना चाहिए, करेक्ट। अब अगर मैं इसको पार्शियली डिफरेंशिएट करूं तो मेरे पास आता PdV प्लस VdP इज इक्वल्स टू 0। तो हमारे पास आता क्या, PdV इज इक्वल्स टू -VdP। तो P की वैल्यू कितनी आ रही है, -VdP/dV। क्या ये वैल्यू मेरे बल्क मॉड्यूलस की है, बिल्कुल है। तो मतलब प्रेशर इज इक्वल्स टू बल्क मॉड्यूलस, कब, एट कांस्टेंट टेम्परेचर, करेक्ट। P क्या है मेरे पास, एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर है। तो जब मैंने अपने स्पीड वाले फॉर्मूला में इसको रिप्लेस करा तो स्पीड कितनी आई, P/ρ आई, 1.01 इंटू 10⁵ और डेंसिटी ऑफ एयर कितना हो गया, 1.29। जब इसको सॉल्व कर रहे थे तो कुछ 280 समथिंग वैल्यू आ रही थी इसकी। ठीक,
अब हमारे पास जो साउंड की वैल्यू होती है वो 340 तक हम लोग कंसिडर करते हैं, तो उसके कंपैरिजन में तो ये बहुत गलत है वैल्यू, काफी ज्यादा अंतर आ गया। तो लैप्लास ने इसको करेक्ट करने के लिए एक एनालिसिस दिया। लैप्लास ने बोला कि जो स्पीड ऑफ साउंड है वो इतना ज्यादा फास्ट प्रोसेस है कि आपका हीट का एक्सचेंज हो ही नहीं पाएगा। लैप्लास की करेक्शन क्या आई? नो एक्सचेंज ऑफ हीट। तो अगर एक्सचेंज ऑफ हीट नहीं हो रहा है, डेल्टा क्यू जीरो है, इसका मतलब कैसा प्रोसेस बना अपने पास? एडियाबैटिक प्रोसेस बना। और अगर एडियाबैटिक प्रोसेस है तो इक्वेशन क्या जाती? पी वी की पावर गामा इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। करेक्ट। तो हमने वापस वही करा। इसमें कितना आएगा? ये गामा वी गामा -1 पी डी वी प्लस वी की पावर गामा डी पी इज इक्वल्स टू 0। तो हमारे पास क्या बना? गामा वी की पावर गामा बाय वी पी डी वी इज इक्वल्स टू माइनस वी की पावर गामा डी पी। करेक्ट। अब वी गामा से वी गामा क्या हो गया हमारे पास? कैंसिल। हमें पी चाहिए, तो पी की वैल्यू कितनी बन रही है हमारे पास? माइनस वी डी पी डिवाइडेड बाय गामा डी वी। ठीक है, तो ये गामा टाइम्स आ रहा है हमारे पास। तो यहां से जब मैंने बल्क मॉड्यूलस देखा तो वो कितना हो गया? गामा टाइम्स ऑफ पी। तो स्पीड ऑफ साउंड कितनी आई मेरे पास? गामा पी बाय रॉ। अब क्योंकि एडियाबैटिक प्रोसेस है और जो हमारी एयर है वो डायटोमिक है, तो गामा की वैल्यू कितनी हो गई हमारे पास? 7/5। ये सारा काम हमने किसमें करा था? केटीजी और थर्मो में मिलके करा था। तो हमारे पास स्पीड ऑफ साउंड की नियर वैल्यू जो आती है वो 331 समथिंग आती है। दैट मीन्स कि लेप्लास ने करेक्शन दिया था न्यूटन के साउंड के फॉर्मूला में। न्यूटन ने बोला पी बाय रॉ हो जाएगा, ठीक है, लेकिन लेप्लास ने बोला क्योंकि एक्सचेंज ऑफ हीट नहीं हो रहा, बहुत फास्ट प्रोसेस है ये हमारे पास, तो वो तो एडियाबैटिक प्रोसेस बन गया। और अगर एडियाबैटिक प्रोसेस बन जाएगा तो पीवी की पावर गामा जाना चाहिए। अब क्योंकि जो हमारे पास एयर है वो डायटोमिक नेचर है, तो गामा की वैल्यू 7/5 आई, और उसकी वजह से हमने देखा कि ये नियरली इक्वल्स टू किसके जा रहा है आपके पास? 331 मीटर सेकेंड। कैलकुलेशन के लिए 330 भी ले सकते हैं अगर क्वेश्चन में मेंशन नहीं है, लेकिन अगर क्वेश्चन में मेंशन है तो वही वैल्यू ली जाएगी। ठीक है। अब कुछ कुछ फैक्टर्स थे जिसपे स्पीड ऑफ साउंड डिपेंड करती है। कौन कौन से फैक्टर्स हैं देखो। सबसे पहला है टेम्परेचर। स्पीड ऑफ साउंड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होता है। टेम्परेचर बढ़ेगा तो स्पीड ऑफ साउंड भी बढ़ेगी, सबसे पहला। ठीक है, अगर मेरा टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है तो स्पीड ऑफ साउंड भी बढ़ेगी, और अगर टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है तो स्पीड ऑफ साउंड भी घटेगी। दूसरा आता है विद ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी मतलब उमस हो जाना, है ना। तो अगर मेरे पास ह्यूमिडिटी बढ़ रही है, ठीक है, तो इसका मतलब डेंसिटी क्या होगी? घटेगी। और अगर डेंसिटी घटेगी तो स्पीड ऑफ साउंड क्या था? गामा पी बाय रॉ। तो अगर डेंसिटी घट रही है तो स्पीड ऑफ साउंड क्या होगी हमारे पास? बढ़ जाएगी। वाइसा वर्सा हो जाएगा इसका। फिर आते हैं हम लोग प्रेशर के साथ।
स्पीड ऑफ साउंड प्रेशर पर डिपेंड नहीं करती है, ठीक है। जितने रेशियो से मेरा प्रेशर बढ़ेगा उतने ही उससे मेरी क्या बढ़ेगी, डेंसिटी भी बढ़ेगी। तो दोनों का रेशियो हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। आपने प्रेशर बढ़ाया तो आपके पास क्या हो रहा है कि डेंसिटी भी उतने ही रेशियो से बढ़ रही है, तो दोनों में इंक्रीजिंग इफेक्ट सेम हो गया, तो पी बाय रॉ का कांस्टेंट रहने वाला है हमेशा रेशियो। तो इसलिए जो मेरी स्पीड ऑफ साउंड है वो प्रेशर पे डिपेंड नहीं करती है। ये तो हो गई हमारी यहां तक की सारी बातें, ठीक। अब जो हमारे पास टॉपिक है, स्टैंडिंग वेव है, सुपरपोजिशन वेव है। पहले सुपरपोजिशन समझेंगे, फिर उसके बाद हम लोग स्टैंडिंग वेव्स पर जाएंगे। स्टैंडिंग वेव्स में नॉट्स एंटी नॉट्स की बात करेंगे, फिर स्ट्रिंग, ऑर्गन पाइप एंड देन बीट्स। हमारा ये सारा टॉपिक है। अब देखो, सबसे पहले सुपरपोजिशन तो हम इतना देख चुके हैं ना कि समझ आ जाना चाहिए। सुपरपोजिशन क्या कहता है हमें कि आपकी दो वेव्स आएंगी, दो या दो से ज्यादा वेव्स हो सकती हैं। व्हेन टू और मोर वेव्स, दो या दो से ज्यादा वेव्स अराइव एट अ पॉइंट इन द मीडियम एट द सेम टाइम, एक ही पॉइंट पर आ रही हैं, एक सेम टाइम में आ रही हैं, किसी एक मीडियम की बात हो रही है। देन रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट ऑफ मीडियम पार्टिकल्स, जो भी मीडियम पार्टिकल्स का रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट है वो वेक्टर एडिशन के हिसाब से आएगा ऑफ द इंडिविजुअल डिस्प्लेसमेंट। तो इसको हम क्या बोलते हैं, सुपरपोजिशन। जैसे अगर मैंने y1 की इक्वेशन ले ली कोई a sin ओमेगा टी माइनस के एक्स, और y2 की इक्वेशन a1 ले लो और इसको आप a2 ले लो, a2 sin ओमेगा टी माइनस के एक्स। तो मेरे पास जो y रिजल्टेंट आएगा वो वेक्टर सम होगा y1 प्लस y2 का, ठीक है। इसके बाद ये हमारे पास दो तरीके की हो सकती है, कंस्ट्रक्टिव। कंस्ट्रक्टिव का मतलब क्या है, हमारे पास एड ऑन हो जाएगा एम्पलीट्यूड, दोनों एक दूसरे की वैल्यू में एड ऑन होके ज्यादा वैल्यू देंगे। और एक होता है हमारे पास डिस्ट्रक्टिव। डिस्ट्रक्टिव का मतलब दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को क्या करने की कोशिश करेंगे, कैंसल आउट करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। ये तो बात हुई हमारी सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स की। अब इसके बाद जो हमारे टॉपिक्स रहते हैं वो दो रहते हैं, स्टैंडिंग वेव्स एंड बीट्स। स्टैंडिंग वेव में दो सब टॉपिक आएंगे, एक तो स्ट्रिंग में और दूसरा हमारे पास स्टैंडिंग वेव किसमें, ऑर्गन पाइप में, ठीक है। चलिए अब हम शुरू करते हैं स्टैंडिंग वेव। स्टैंडिंग वेव का मतलब क्या होता है, स्टैंडिंग वेव का मतलब अभी तक हमने ट्रैवलिंग वेव देखी थी। ट्रैवलिंग वेव क्या हो रही थी आपकी कि वेव एक पॉइंट से ट्रैवल करके दूसरे पॉइंट तक जा रही थी, करेक्ट, यही चीज हो रही थी। ट्रैवलिंग वेव की इक्वेशन क्या थी हमारे पास, a sin kx माइनस ओमेगा टी या ओमेगा टी माइनस kx। अब क्या हुआ, व्हेन टू आइडेंटिकल वेव्स, ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडनल, दोनों में से कुछ भी हो सकता है, लेकिन ट्रैवलिंग वेव्स प्रोपगेटिंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन, दोनों एक दूसरे की ऑपोजिट डायरेक्शन में आ रही हो और एक दूसरे को क्या कर रही हो, सुपर इंपोज कर रही हो उसी एक मीडियम में। तो जो रिजल्टेंट वेव बनी वो क्या हुई हमारे पास, स्टेशनरी वेव बोलेंगे या स्टैंडिंग वेव बोलेंगे। तो एक बार हम इसकी डेरिवेशन देखते हैं कि कैसे होती है। मैंने एक वेव ली y1 इज इक्वल्स टू a sin kx माइनस ओमेगा टी। ये कैसी डायरेक्शन में चल रही है हमारे पास, पॉजिटिव x डायरेक्शन में। फिर हमने लिया y2 इज इक्वल्स टू a sin kx प्लस ओमेगा टी। ये कैसी डायरेक्शन में चल रही है हमारे पास, नेगेटिव डायरेक्शन में। तो रिजल्टेंट के अकॉर्डिंग हमारे पास y1 प्लस y2 होना चाहिए। तो ये क्या हो जाएगा, a sin kx माइनस ओमेगा टी प्लस a sin kx प्लस ओमेगा टी। इसमें हम साइन ए साइन बी वाली आइडेंटिटी भी लगा सकते हैं या फिर साइन ए माइनस बी और साइन ए प्लस बी वाली भी लगा सकते हैं। मैं एक बार इधर साइड में लिख देती हूँ। अगर हम साइन ए प्लस बी बोल रहे हैं तो इसका मतलब क्या होगा, साइन ए कॉस बी
प्लस कॉस ए साइन बी, ठीक है। और मैंने बोला साइन ए माइनस बी है अपने पास, तो हमने लिखा साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, ठीक है। अब इस एक्सप्रेशन को हम लोग एक्सपेंड करेंगे, तो देखो क्या होगा हमारे पास, y रिजल्टेंट जो भी आएगा वो क्या आएगा, a कॉमन लिया सबसे पहले, साइन x के x माइनस ओमेगा टी था, तो साइन a माइनस बी की आइडेंटिटी लगाई, तो क्या हो गया, साइन a कॉस b माइनस कॉस a साइन b। फिर हमने आइडेंटिटी लगाई साइन a प्लस बी की, तो क्या हुआ, साइन a कॉस b प्लस कॉस a मतलब kx और साइन b। अब ध्यान से देखो, कॉस kx साइन ओमेगा टी और कॉस kx साइन ओमेगा टी प्लस या माइनस साइन लेके बैठे हैं, तो कैंसिल आउट हुए, तो y कितना बना, a इंटू टू साइन kx कॉस ओमेगा टी। तो हमारे पास रिजल्टेंट कितना आया, 2a साइन kx कॉस ओमेगा टी। ये हमारे पास क्या हुई, रिजल्टेंट हुआ सुपरपोजिशन का, और ये क्या है, इक्वेशन ऑफ स्टैंडिंग वेव। ठीक है। अब दूसरी चीज, जो आपका ये वाला पार्ट है, ये रिस्पॉन्सिबल होगा पोजीशन और एम्पलीट्यूड के लिए, कि वो कितना मैक्सिमम एम्पलीट्यूड रखे हुए है, और ये है मेरे पास फेस के लिए, ठीक। अब हमारे पास दो टर्म्स कंसिडर्ड होंगी, नॉड और एंटी नॉड। अगर हमारे पास दो टर्म्स आएंगी, नॉड और एंटी नॉड। नॉड का मतलब क्या होगा कि जो मेरे पास एम्पलीट्यूड है उसकी वैल्यू 0 होगी, और एंटी नॉड का मतलब कि वो मैक्सिमम वैल्यू लेके रखेगा। नॉड मतलब जब भी फिक्स्ड एंड होने वाला है मेरे पास, तब मुझे नॉड मिलेगा। एंटी नॉड हमेशा फ्री एंड्स पे ही मिलने वाला है, ठीक। तो मेरे पास एक स्टैंडिंग वेव कैसी दिख सकती थी, देखो, दो वेव एक दूसरे के साथ सुपर इंपोज करेंगी ना, तो अगर ये मेरे पास एक स्ट्रेस्ड स्ट्रिंग थी, तो मेरे पास वेव कैसी दिखेगी, कुछ इस तरीके से हमें क्या दिखने वाली है, वेव दिखने वाली है। ये वाले पॉइंट्स जहां जहां पे भी मिनिमम है, 0 है, वो क्या है हमारे पास, नॉट्स हैं, और जहां जहां भी मैक्सिमम है वो क्या है हमारे पास, एंटी नॉट्स हैं, ठीक। अब नॉट्स और एंटी नॉट्स की हम लोग पोजीशन भी देखेंगे कि किसकी कहां पे आने वाली है। तो पोजीशन के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन सा फैक्टर था मेरे पास, 2a साइन kx, करेक्ट। तो सबसे पहली बात मैंने नॉट्स के लिए करी, ठीक है। नॉट्स के लिए हमने सबसे पहली बात करी, हमने बोला फॉर नॉट जो मेरा एम्पलीट्यूड है वो 0 होना चाहिए, मतलब 2a साइन kx शुड बी इक्वल्स टू 0। तो साइन kx किसके बराबर होना चाहिए, 0 के। अब साइन 0 कब होगा, 0, पाई, 2 पाई, 3 पाई, मतलब n के हर मल्टीपल, पाई के हर मल्टीपल के लिए साइन 0। तो हमने लिखा साइन kx इज इक्वल्स टू साइन n पाई। k की वैल्यू कितनी होती है, 2 पाई बाय लैम्डा। तो हमारे पास क्या आया, 2 पाई बाय लैम्डा मल्टीप्लाई x इज इक्वल्स टू n पाई। तो x की वैल्यू आई n लैम्डा बाय 2, ठीक है। और ये और फेस कितना हो गया हमारे पास, फाई इज इक्वल्स टू n पाई।
ये तो हुई हमारी नॉट्स की बात। नॉट्स हमेशा कैसे इंटीग्रल मल्टीपल पे मिल रहा है, लैम्डा बाय 2 के हर n मल्टीपल पे हमें क्या मिलेगा, नॉड मिलेगा। अब बात करते हैं हम लोग एंटी नॉट्स की। एंटी नॉट का मतलब मैक्सिमम एम्पलीट्यूड। तो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड तो 2a ही हो सकता है, तो हमने लिखा इसको 2a के बराबर। ये क्या हो गया हमारे पास, साइन के एक्स इज इक्वल्स टू साइन, वैल्यू किसके है, 1 के बराबर। अब 1 या -1 नेगेटिव या पॉजिटिव वैल्यू कब दे सकता है वो मुझे, π/2, 3π/2 ऐसे ना। तो इसका मतलब हमने लिखा साइन के एक्स इज इक्वल्स टू साइन 2n+1 लैम्डा बाय 2। ठीक है, तो हमारे पास x की वैल्यू कितनी यहां पाई आएगा, 2n+1 π/2, n 0 रखोगे π/2 बन गया, n की वैल्यू 1 रखोगे 3π/2 मिल गया, n की वैल्यू 2 रखोगे तो कितना मिल जाएगा, 5π/2 मिल जाएगा। फिर वापस से रखोगे तो मतलब π/2 के सारे मल्टीपल्स हैं। तो x कितना बना मेरे पास, 2n+1 लैम्डा बाय 4। 2π लैम्डा इधर आया, पाई से पाई कैंसिल, लैम्डा बाय 4 मेरी किसकी वैल्यू हो गई, x की वैल्यू हो गई। किस फेस पर मिल रही है, 2n+1 π/2 पर। अब कुछ कुछ बातें जो हमें याद रखनी है। पाथ डिफरेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव नॉट्स और एंटी नॉट्स, दो नॉट्स या दो एंटी नॉट्स के बीच का जो पाथ डिफरेंस है वो λ/2 होगा। ठीक है, दूसरा पाथ डिफरेंस बिटवीन नॉड एंड एंटी नॉड, एक नॉड और एक एंटी नॉड के बीच का जो पाथ डिफरेंस होगा वो हमारे पास λ/4 होगा। ये बात हमें इसमें याद रखनी है। यहां तक हो गया हमारा स्टैंडिंग का काम। अब हम लोग ट्रांसवर्स स्टेशनरी वेव की बात करते हैं, जो कि इसमें आती है हमारी स्ट्रिंग के अंदर आती है। ठीक है, यहां पे हम लोग फंडामेंटल, हार्मोनिक और ओवरटोन्स की बात करेंगे। फंडामेंटल मतलब जो मेरा सोर्स प्रोड्यूस करेगा, ओवरटोन मतलब फंडामेंटल से जितनी भी मैक्सिमम वैल्यूज होने वाली हैं वो सब ओवरटोन होंगी। हार्मोनिक का मतलब जो फंडामेंटल के इंटीग्रल मल्टीपल्स होंगे वो सारे के सारे मेरे पास हार्मोनिक होंगे। तो सबसे पहले हमने पहला केस लिया, फिक्स्ड एट बोथ एंड्स। जो मेरी स्ट्रिंग है वो दोनों एंड से क्या है, फिक्स्ड है। तो हमने एक स्ट्रिंग बनाई, अगर आप स्ट्रिंग को वाइब्रेट करोगे तो हमारे पास जो सबसे पहली पॉसिबिलिटी है बनने की वो ये है, करेक्ट, जिसमें ये वाला पॉइंट मेरा नॉड है, ये वाला पॉइंट मेरा नॉड है, ये एंटी नॉड है और L इज द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग है। तो लेंथ ऑफ स्ट्रिंग मेरी नॉड और नॉड के बीच में आ रही थी। अगर नॉड और नॉड के बीच में आ रही है तो सेपरेशन कितना बना था, वो λ/2 किसके बराबर हुआ, लेंथ के बराबर। तो लैम्डा की वैल्यू कितनी आई अपने पास, 2L आई। क्लियर यहां तक बात। जैसे ही लैम्डा की वैल्यू मेरे पास 2L आ रही है, हमने क्या करा, हमने निकाली फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी इज इक्वल्स टू स्पीड बाय वेवलेंथ होता है। अब स्पीड किसकी, वेव क्या कर रही है, ट्रैवल कर रही है स्ट्रिंग में, तो स्पीड कितनी होगी, √T/μ। तो मेरे पास फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी कितनी आ गई, 1/2L √T/μ। ये पहला केस हुआ।
जब मैंने एक और पल्स देखी इसकी, तो हमने देखा सेकंड केस के लिए देखो, दो लूप हो गए। अब दो लूप का मतलब ये भी नॉड है, अब ये भी नॉड है और ये भी नॉड है हमारे पास। तो नॉड है तो मतलब ये वाला सेपरेशन लैम्डा बाय 2, ये वाला भी सेपरेशन लैम्डा बाय 2। टोटल लेंथ ऑफ स्ट्रिंग अभी भी क्या है अपने पास, एल। तो मैंने लिखा लैम्डा बाय 2 प्लस लैम्डा बाय 2 इज इक्वल्स टू एल। तो हमने देखा एलसीएम लेके लैम्डा इज इक्वल्स टू 2l बाय 2 आया। तो फ्रीक्वेंसी कितनी हो गई, 2 स्पीड ऑफ साउंड इन स्ट्रिंग डिवाइडेड बाय 2l। करेक्ट। अगर यही केस मैंने एक और बार किया, इधर भी नॉड, ये भी नॉड, ये भी नॉड, ये भी नॉड, नॉड से नॉड के बीच का सेपरेशन लैम्डा बाय 2, लैम्डा बाय 2, लैम्डा बाय 2। तो इन तीनों लैम्डा बाय 2 का सम किसके बराबर होना चाहिए था, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग के, दैट इज 3 लैम्डा बाय 2 शुड बी इक्वल्स टू एल। तो लैम्डा की वैल्यू कितनी आई, 2l बाय 3 आ गई। तो हमारे पास फ्रीक्वेंसी कितना आया, 3v बाय 2l। फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी कितनी चल रही थी, v बाय 2l। ये उसका सेकंड मल्टीपल, ये उसका थर्ड मल्टीपल है ना। तो इसका कहने का मतलब क्या हुआ कि आपकी जो भी ओवरटोन चलेगी, nth ओवरटोन के लिए हमेशा n+1 हार्मोनिक होगा। हार्मोनिक क्या था, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, और ओवरटोन मतलब फंडामेंटल से ज्यादा फ्रीक्वेंसीज। तो ये सेकंड मल्टीपल है, तो ये सेकंड हार्मोनिक है और फर्स्ट ओवरटोन है। करेक्ट। इसको मैंने क्या लिखा, सेकंड हार्मोनिक और फर्स्ट ओवरटोन। इसको मैं क्या लिख सकती थी, थर्ड हार्मोनिक और सेकेंड ओवरटोन। जब भी हम क्वेश्चन में बात करेंगे तो हमेशा फॉर्मूला में हमें हार्मोनिक वाला ही नंबर रखना पड़ेगा, ठीक है। वो हो सकता है भले से क्वेश्चन में ओवरटोन दे दे, लेकिन आपको तभी भी यहाँ हार्मोनिक वाला नंबर ही रखना है। ये तो तब था जब मेरी जो स्ट्रिंग थी वो दोनों एंड से रिजिडली बंधी हुई थी। अब क्या करा मैंने ना, स्ट्रिंग को एक ही एंड से रिजिड रखा। सेकेंड केस, string is fixed at वन एंड, एक एंड पे फिक्स्ड है और आप बोलो कि दूसरे एंड से ओपन है, ठीक है। तो हमारे पास क्या होगा, देखो ये स्ट्रिंग है, आपने जब इसमें पल्स दिया तो हमारे पास पहला केस पॉसिबल ये बन सकता है। हमने बोला था कि जब भी मेरे को फ्री एंड दिख जाए तो हमेशा क्या आएगा, वहां पे एंटी नॉड आएगा। तो ये हो गया एंटी नॉड और ये हो गया नॉड। एल इज लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग है हमारे पास अभी भी। अब मैंने आपको बताया था नॉड और एंटी नॉड के बीच का जो पाथ डिफरेंस है वो क्या है हमारे पास, लैम्डा बाय 4 है। तो ये क्या हुआ, लैम्डा बाय 4 इज इक्वल्स टू किसके बराबर आया, एल के बराबर। लैम्डा किसके बराबर आया, 4l के बराबर। फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी कितनी हो गई, स्पीड ऑफ वेव इन स्ट्रिंग दैट इज अंडर द रूट टी बाय म्यू। मैंने बार बार नहीं लिखा, सिर्फ पहले वाले फॉर्मूला में लिखी है वही वैल्यू, डिवाइडेड बाय 4l। ये हो गई क्या अपने पास फंडामेंटल। अब आगे देखो, अगर मैंने इसका सेकंड केस कुछ ऐसा ले लिया कि अपने पास एक कंप्लीट लूप आ गया, कुछ ऐसा, तो ये भी नॉड,
ये भी नॉड, लेकिन इधर क्या है, एंटी नॉड। ये सेपरेशन लैम्डा बाय 2 और ये सेपरेशन लैम्डा बाय 4 का सेपरेशन है। नॉड से नॉड के बीच का सेपरेशन लैम्डा बाय 2, नॉड से एंटी नॉड के बीच का सेपरेशन लैम्डा बाय 4। तो ये कितना बना, लैम्डा बाय 2 प्लस लैम्डा बाय 4 इज इक्वल्स टू टोटल लेंथ एल। एलसीएम लोगे तो 3 लैम्डा बाय 4 इज इक्वल्स टू एल। लैम्डा की वैल्यू आई 4l बाय 3। तो फ्रीक्वेंसी कितनी बन गई मेरी, 3v बाय 4l। क्लियर? कैसा हार्मोनिक दिख रहा है ये, थर्ड हार्मोनिक है, करेक्ट, थर्ड हार्मोनिक और फर्स्ट ओवरटोन है। अब एक और कर लेते हैं, फिर रिलेशन सेट कर लेंगे इनका। अगर मैंने थर्ड केस कुछ ऐसा ले लिया, ये स्ट्रिंग, एक कंप्लीट वेव, दो कंप्लीट वेव और फिर ये गया, तो ये भी नॉड है, ये भी नॉड है, ये एंटी नॉड और यहां पे भी नॉड। अब कितना कितना हो जाएगा, नॉड और नॉड के बीच का ये कितना गया, लैम्डा बाय 2। ये वाला नॉड और नॉड लैम्डा बाय 2 और ये लैम्डा बाय 4। अगर एलसीएम लोगे तो 4 आएगा, तो 2 2 और 1, तो कितना बना इन सबका सम, 5 लैम्डा बाय 4 इज इक्वल्स टू एल। लैम्डा की वैल्यू कितनी हो गई, 4l बाय 5। तो मेरे पास फ्रीक्वेंसी कितनी आई, 5v बाय 4l की फ्रीक्वेंसी आ गई, करेक्ट। अब रिलेशन सेट करते हैं, ये फिफ्थ हार्मोनिक है और सेकेंड ओवरटोन है। तो हमारे पास फॉर्मूला सेट हुआ nth ओवरटोन के लिए 2n+1 हार्मोनिक होगा। चेक करो, जैसे सेकेंड ओवरटोन यहां पे रखा 2 × 2 + 1 कितना हार्मोनिक, फिफ्थ। पीछे वाले में फर्स्ट ओवरटोन, तो 2 × 1 + 1, 2 + 1 इज 3, थर्ड हार्मोनिक। ठीक है, यहां तक हमने सारी बात करी ट्रांसवर्स इन स्ट्रिंग की। अब जो हम टॉपिक शुरू करेंगे वो होगा ऑर्गन पाइप वाला टॉपिक, और उसके बाद हम लोग करेंगे टॉपिक एंड अपना बीट्स से। बीट्स के साथ ये हमारा वेव का जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो जाएगा। बीट्स की डेरिवेशन भी स्कूल में आ सकती है, ठीक है। हाँ जी, तो अब जो हम लोग स्टार्ट करने वाले थे वो क्या था, हमारा ऑर्गन पाइप। तो ऑर्गन पाइप भी ना स्ट्रिंग की तरह ही है। जैसे स्ट्रिंग में हमने देखा दोनों एंड हमारे फिक्स थे और एक बार एक एंड हमारा ओपन था, ऐसे ही ऑर्गन पाइप में क्या होगा, एक बार हमारे दोनों एंड्स ओपन होंगे और एक बार हमारा एक एंड क्या होगा, क्लोज्ड होगा। तो सबसे पहले हम लोग ओपन ऑर्गन पाइप की बात करते हैं। इन ऑर्गन पाइप फ्री एंड्स हैं, तो हमारे पास क्या बनेगा यहाँ पे, एंटी नॉड। तो पहला क्या बना हमारा पॉसिबल केस, ये, ठीक है, ये हमारे पास एंटी नॉड, ये हमारे पास नॉड और इधर एंटी नॉड। लेंथ ऑफ ओपन ऑर्गन पाइप है हमारे पास, ये हमारे पास लेंथ ऑफ ओपन ऑर्गन पाइप। तो नॉड और एंटी नॉड के बीच का सेपरेशन लैम्डा बाय 4 प्लस नॉड और नॉड के एंटी नॉड के बीच का सेपरेशन लैम्डा बाय 4 इज इक्वल्स टू एल ओपन। तो हमारे पास कितना आया, ये लैम्डा बाय 2 इज इक्वल्स टू एल नॉट। तो लैम्डा की वैल्यू कितनी आई, 2l नॉट। तो हमारे पास फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी कितनी बनेगी, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, अब स्पीड किसकी चाहिए हमें, साउंड की चाहिए ऑर्गन पाइप के लिए। तो साउंड की स्पीड कितनी थी हमारे पास, गामा p बाय रॉ, ठीक है। तो ये आया हमारे पास v बाय 2l नॉट फंडामेंटल, ठीक है। सेम कॉन्सेप्ट्स वही रहेंगे हार्मोनिक और ओवरटोन वाले। अब हम चलते हैं इसमें एक अगले में कि हमारे पास और पॉसिबल क्या हो सकता है। सेकंड वाले केस में देखो, एक ऑर्गन पाइप लिया, ओपन एट बोथ एंड्स, और इसमें हमने एक लूप बनाया, ये वेव बन सकती है अपने पास, ये एंटी नॉड, ये नॉड, ये नॉड और इधर एंटी नॉड। तो सेपरेशन कैसा जाएगा मेरे पास, इधर लैम्डा बाय 4, इधर लैम्डा बाय 2 और इधर लैम्डा बाय
4 का सेपरेशन, तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास, आप इनको ऐड करोगे तो 4 लैम्डा बाय 4 इज इक्वल टू लेंथ ऑफ ओपन। अब मैंने 2l के साथ लिया है ना, तो लेंथ मुझे अभी भी 2l ही चाहिए। देयर इज अ रीजन कि मैं इन दोनों को कैंसिल आउट नहीं कर रही पूरा, तो मैंने इसको भी 2 लिखा और यहाँ पे भी 2 लिखा, तो लैम्डा लेंथ का 2l का मल्टीपल ऐसा आ गया मेरे पास। अब मेरे पास फ्रीक्वेंसी कितनी बन जाएगी, 2v बाय 2l नॉट बन जाएगी। मतलब कौन सा हार्मोनिक है ये, सेकंड हार्मोनिक। इसी का ही जब मैं एक और केस डिस्कस करती थर्ड वाले में, तो देखो क्या होता, आपने लूप लिया, अब ऐसा केस पॉसिबल है हमारे पास, करेक्ट, ये एंटी नॉड है, ये नॉड है, ये भी नॉड है, ये भी नॉड है और ये एंटी नॉड है, तो ये सेपरेशन लैम्डा बाय 4, ये वाला नॉड से नॉड के बीच का सेपरेशन लैम्डा बाय 2, नॉड से इधर नॉड के बीच का सेपरेशन लैम्डा बाय 2, और ये कितना हो गया, लैम्डा बाय 4। एलसीएम लेके सॉल्व आउट करेंगे तो कितना आएगा, 3 लैम्डा बाय 2 इज इक्वल्स टू एल ऑफ ओपन पाइप, तो ये हो गया 2l नॉट बाय 3। तो मेरी फ्रीक्वेंसी कितनी आई, 3v बाय 2l नॉट, मतलब थर्ड हार्मोनिक। तो रिलेशन क्या सेट हो रहा है यहाँ पे, अगर मेरे पास nth ओवरटोन है तो n+1 हार्मोनिक होगा, करेक्ट। तो ये क्या है मेरे पास, थर्ड हार्मोनिक, क्योंकि 3 टाइम्स ऑफ मल्टीपल है, और सेकंड ओवरटोन। सिमिलरली अगर मैं इसकी बात करूं तो ये क्या है, सेकंड हार्मोनिक और फर्स्ट ओवरटोन। ठीक, अब चलते हैं हम आगे। देखो हमने ओपन पाइप कर लिया, अब एक करते हैं हम लोग क्लोज्ड पाइप। क्लोज्ड ऑर्गन पाइप। ठीक, इसमें देखो कैसे होगा ये हमारे पास क्लोज्ड ऑर्गन पाइप है, तो एक एंड क्लोज्ड रहना है। ठीक, अब मेरे पास क्या पॉसिबल है, यहां पे तो नॉड और यहां एंटी नॉड पॉसिबल थी, तो हमने लिखा इधर एंटी नॉड, ये हुआ नॉड। लेंथ ऑफ क्लोज्ड ऑर्गन पाइप, नॉड और एंटी नॉड के बीच का हमने पार्ट डिफरेंस कितना देखा था, लैम्डा बाय 4 का, तो ये कितना हुआ, लैम्डा बाय 4 इज इक्वल्स टू लेंथ ऑफ क्लोज्ड, तो 4lc आया। फंडामेंटल कितनी बन जाएगी मेरे पास यहाँ, v बाय 4lc, करेक्ट। अब हम चलते हैं आगे, जैसे वहां पे सेकंड केस करा था तो यहां पे भी हमने सेकंड केस बनाया। देखो ये पॉसिबल कंडीशन, एंटी नॉड नॉड नॉड, ये सेपरेशन लैम्डा बाय 2, ये सेपरेशन लैम्डा बाय 4, लैम्डा बाय 2 प्लस लैम्डा बाय 4 करूंगी तो 3 लैम्डा बाय 4 मिलेगा, तो ये हो गया मेरे पास 3 लैम्डा बाय 4 इज इक्वल्स टू क्या है ये हमारे पास LC, तो लैम्डा इज इक्वल टू 4LC बाय 3 हुआ, तो मेरे पास फ्रीक्वेंसी कितनी आई, 3v बाय 4LC। इसका मतलब ये कैसा हार्मोनिक है, थर्ड हार्मोनिक है ये हमारा, क्योंकि थर्ड मल्टीपल है ये फंडामेंटल का, करेक्ट। एक और केस देख लेते हैं, फिर रिलेशन सेट कर लेंगे। चलो यहीं पे रिलेशन सेट कर लेते हैं। फर्स्ट ओवरटोन है ये, तो हमारे पास रिलेशन सेट क्या हो रहा है इसमें, अगर nth ओवरटोन है तो nth ओवरटोन के कोरस्पॉन्डिंग 2n+1 हार्मोनिक मिलेंगे। ठीक है, ये हुआ हमारा यहां तक का काम, जिसमें हमने अपने सारे, अब स्टार्टिंग से लेकर अगर बात करूं तो वेव्स डिस्क्राइब कर लिए हमने, डेफिनेशन में पूछ सकते हैं, ट्रांसवर्स लॉन्गिट्यूडनल डिफरेंशिएट करने आ सकती हैं, फिर हमने
इक्वेशन देख ली डिस्प्लेसमेंट ट्रैवलिंग वेव की। उसके बाद हम लोगों ने ट्रांसवर्स वेव, वेव इन स्ट्रिंग देखा कि कैसे प्रोपगेट करेगी, साउंड क्या है। लॉन्गिट्यूडनल साउंड देखी, स्पीड ऑफ साउंड क्या है अपने पास, स्पीड ऑफ साउंड किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, हमने ये वाली बात देखी। उसके बाद हम लोगों ने सुपरपोजिशन पढ़ा, स्टैंडिंग वेव की डेरिवेशन देखी कि कैसे नॉड एंटी नॉड ये सारी बातें आ रही हैं। फिर उसके बाद ट्रांसवर्स में देखा हमने कि स्ट्रिंग में कैसे जाएगा, ठीक है। और उसके बाद हमने ऑर्गन पाइप में बात करी फंडामेंटल की। आप क्वेश्चन करते हैं और उसके बाद बीट्स के साथ हम लोग ये चैप्टर एंड करेंगे। तो देखो उसने क्या बोला है, अब पाइप 30 सेंटीमीटर लॉन्ग, कितना लॉन्ग है 30 सेंटीमीटर लॉन्ग, इज ओपन एट बोथ एंड, दोनों एंड से ओपन है। तो एल ऑफ ओपन कितना दे दिया उसने मुझे 30 सेंटीमीटर, दैट इज 0.3 मीटर। विच हार्मोनिक मोड ऑफ द पाइप रेजोनेट्स एट, उसने पूछा है कि अगर मेरे पास फ्रीक्वेंसी 1.1 किलो हर्ट्ज है तो इस फ्रीक्वेंसी पर कौन सा हार्मोनिक होगा। तो मेरे पास फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी की वैल्यू क्या थी, स्पीड ऑफ साउंड डिवाइडेड बाय 2 लेंथ ऑफ ओपन पाइप। तो स्पीड ऑफ साउंड कितनी होती है हमारे पास 330 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 0.3 हो गया, मल्टीप्लाई 10। मैंने बोला था कि कैलकुलेशन के लिए अगर उसने स्पीड ना बता रखी हो साउंड की तो आप 330 ले सकते थे। तो इससे इसको कैंसिल करा 110, इससे इसको कैंसिल करा 5, तो ये कितना आया मेरे पास फंडामेंटल 550 हर्ट्ज आ गया, ठीक है। अब उसने क्या पूछा है कि कौन सा हार्मोनिक होगा। तो ध्यान से देखो, अगर ये 1.1 किलो हर्ट्ज है और मैं इसको खोलूं तो 1.1 इंटू 10⁻³ हर्ट्ज आया क्या, दैट इज 1100 हर्ट्ज बन गया क्या, ये बिल्कुल बन गया। तो 550 का ये कितना मल्टीपल होगा, 2 मल्टीपल, तो ये कौन सा हो गया हमारे पास सेकंड हार्मोनिक, ठीक है, क्योंकि ये मेरे पास फंडामेंटल का 2 टाइम्स मल्टीपल है तो इसलिए क्या बना सेकंड हार्मोनिक। क्लियर यहां तक बात। अब हम लोग अपने लास्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं जो है बीट्स। बीट्स की डेरिवेशन देखेंगे, फिर 2 अच्छे इसके क्वेश्चंस करेंगे। देखो बीट्स क्या है, हमने ये तो देखा कि साउंड एक दूसरे के साथ क्या करी थी, सुपर इम्पोज करी थी। अब सुपर इम्पोज करने में हो क्या रहा है ना कि कभी आपको इंक्रीज मिल जा रहा है एकदम बहुत ज्यादा, कभी बहुत ज्यादा डिक्रीज मिल जा रहा है। तो उसने बोला है व्हेन 2 साउंड वेव्स ऑफ नियरली इक्वल, मतलब नियरली इक्वल, बिल्कुल इक्वल नहीं होना चाहिए, नियरली इक्वल बोला है कि कम से कम 4, 5, 6 तक का डिफरेंस, ट्रैवल इन सेम डायरेक्शन एट अ गिवन पॉइंट, सेम डायरेक्शन में ट्रैवल करनी चाहिए, ऑपोजिट नहीं, सेम डायरेक्शन में, एट अ गिवन पॉइंट ड्यू टू देयर सुपरपोजिशन। जब वो सुपर इम्पोज करेंगी इंटेंसिटी ऑल्टरनेटिवली, जो उनकी इंटेंसिटी है वो इंक्रीज या डिक्रीज हो सकती है पीरियोडिकली। दिस पीरियोडिक वैक्सिंग एंड वेनिंग ऑफ साउंड, की वो साउंड जो है वो एकदम बढ़ रही है एकदम घट रही है एट अ गिवन पोजिशन इज कॉल्ड बीट्स। अब देखो कैसे समझा, y1 हमने लिया a साइन ω1t और y2 हमने लिया a साइन ω2t, ठीक है। अब हमारे पास y रिजल्टेंट कितना आ रहा है, a साइन ω1t प्लस a साइन ω2t। हम सिर्फ फ्रीक्वेंसी की बात कर रहे हैं, सेम डायरेक्शन में जा रही थी, ठीक है। तो अगर मैं ये वाली बात करूं तो साइन a प्लस साइन b की आइडेंटिटी होती है 2 साइन a प्लस b बाई 2 कॉस a माइनस b बाई 2। तो ये कितना बनेगा 2a साइन a प्लस b बाई 2 ω1 प्लस ω2 बाई 2 इंटू टी कॉस ω1 माइनस ω2 बाई 2 इंटू टी, ठीक है। अब ये डिफरेंस जो दिख रहा है ये कितना है मेरे पास, जो हमारे पास सम है एवरेज, उसको क्या बोला हमने ω1 प्लस ω2 बाय 2 और ω_b, इसका मतलब बीट्स के लिए जो आ रहा है ω1 माइनस ω2 बाय 2, करेक्ट। तो हम क्या बोलेंगे, अगर मैं ओमेगा को क्या लिख सकती थी 2πf लिख सकती थी, तो हमने क्या करा यहाँ पे कैंसिल आउट करना शुरू करा। जब हम लोग इसको कैंसिल आउट करेंगे तो मुझे f जो मिल रहा है, नंबर ऑफ बीट्स जो मिल रही हैं, अगर आप उसको लिखोगे तो कितना आएगा आपके पास f1
माइनस F2 या फिर F2 माइनस F1 भी आप उसको लिख सकते हो। ये आई हमारे पास बीट्स। क्लियर है यहां तक बात? अब देखो इसको न्यूमेरिकली कैसे अप्रोच करना है। अच्छा दूसरी चीज हमने देखा, जो मेरी फ्रीक्वेंसी है वो स्पीड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थी, करेक्ट? तो अगर फ्रीक्वेंसी स्पीड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो स्पीड तो टेंशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, करेक्ट? तो इसमें दो केसेस बनेंगे आपके पास, एक जब आपने वैक्स से लोड कर दिया उसको, एक जब आपने उसको शार्प कर दिया। ठीक है, अब देखो कैसे करना है। पहला क्वेश्चन उसने बोला है टू स्ट्रिंग, सितार स्ट्रिंग्स हैं दो, ए एंड बी, प्लेइंग द नोट धा आर स्लाइटली आउट ऑफ ट्यून एंड प्रोड्यूस बीट्स ऑफ फ्रीक्वेंसी। बीट्स कितनी दे रखे हैं उसने मुझे 5 हर्ट्ज, n इज इक्वल्स टू 5 हर्ट्ज। मैंने बोला था कि कम भी हो सकती हैं उतनी, ज्यादा भी हो सकती हैं। द टेंशन ऑफ द स्ट्रिंग B इज स्लाइटली इंक्रीज्ड। हमने क्या करा, टेंशन को बढ़ा दिया। इसका मतलब जो फ्रीक्वेंसी ऑफ B है वो भी क्या होगी, बढ़ेगी। एंड द बीट फ्रीक्वेंसी इज नाउ टू बी डिक्रीज टू दिस, और जो नंबर ऑफ बीट्स हुए वो मेरे 3 हर्ट्ज हो गए। ठीक है, उसने पूछा व्हाट इज द ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी ऑफ B इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ A इज 427 हर्ट्ज। ठीक है, फ्रीक्वेंसी ऑफ A कितना दे रखा है उसने मुझे, 427 हर्ट्ज दे रखा है। तो हमारे पास दो पॉसिबिलिटी थी, या तो 427 प्लस 5 का मिल जाए मुझे, ठीक है, या मुझे मिले 427 माइनस 5। ये हम फ्रीक्वेंसी B के लिए बात कर रहे हैं कि फ्रीक्वेंसी B A से 5 ज्यादा भी हो सकती थी और 5 कम भी हो सकती थी। अगर 5 ज्यादा है तो 7 5 12, तो ये बन गया 432 हर्ट्ज। ठीक है, और ये कितना बनेगा 422 हर्ट्ज। उसने बोला है कि आपने उसकी जो स्ट्रिंग की टेंशन है वो बढ़ा दी। अगर टेंशन बढ़ गई तो टेंशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल स्पीड बढ़ेगी, स्पीड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी। तो मेरे पास फ्रीक्वेंसी बढ़ने की पॉसिबिलिटी क्या हुई, यहाँ 433 हर्ट्ज, 434 हर्ट्ज, 435 हर्ट्ज, ये हो सकता है। सिमिलरली यहाँ पे 423 हर्ट्ज, 424 हर्ट्ज और 425 हर्ट्ज। आप आगे भी कैरी ऑन कर सकते हो, लेकिन मैं यहीं तक ही लेके समझाती हूँ। ये हुई हमने फ्रीक्वेंसी बढ़ाई। अब फ्रीक्वेंसी बढ़ाने के बाद उसने मुझे बोला है कि जो मेरा बीट है अब वो घट के 3 हो जाना चाहिए। अगर मैं 435 का डिफरेंस 427 से निकालूं तो हमारे पास 8 आएगा, करेक्ट? इसका मतलब यहां पे तो नंबर ऑफ बीट्स क्या कर गए, बढ़ गए। अगर मैं इसके साथ निकालूं तो 425 और 427 डिफरेंस 2 आया, इसका मतलब नंबर ऑफ बीट्स क्या हुए होंगे, घटे होंगे। तो अगर मैं इसका और इसका देखूं तो 427 माइनस 424 करना, क्योंकि अल्टीमेटली तो मुझे डिक्रीज ही करवाना है। 3 डिक्रीज हुए तो कितना है 424। लेकिन क्वेश्चन ने क्या पूछा, ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी। तो ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी के लिए मेरा आंसर कितना हो जाएगा 422 हर्ट्ज, क्योंकि 422 हर्ट्ज से टेंशन बढ़ी थी, तब जाके उसने बीट को क्या करा था, डिक्रीज करा था। ठीक, अब इसका एक लास्ट क्वेश्चन और देखते हैं हम। देखो उसने क्या बोला है, ट्विनिंग फॉर्क हैविंग फ्रीक्वेंसी कितनी 400 हर्ट्ज प्रोड्यूस 8 बीट, 8 बीट प्रोड्यूस कर रहा है। तो हमने सबसे पहले लिखा 400, अब 8 बीट प्रोड्यूस कर रहा है, इसका मतलब 2 पॉसिबिलिटी हैं, या तो वो 400 प्लस 8 दे दे, तो ये कितना हुआ 408, या माइनस कर दे तो कितना हो जाएगा 392 हर्ट्ज, करेक्ट? या तो वो 408 हर्ट्ज दे दे, या वो दे दे मुझे 392 हर्ट्ज। अब उसने आगे बोला है इफ नोन फ्रीक्वेंसी इज लोडेड विद वैक्स,
अननोन फ्रीक्वेंसी को हमने क्या करा, वैक्स से लोड कर दिया। वैक्स से लोड करने का मतलब टेंशन घटा रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, अगर टेंशन घट रही है तो फ्रीक्वेंसी भी क्या होनी चाहिए, घटनी चाहिए। तो फ्रीक्वेंसी घटेगी तो कितना होगा, 407, 406, 405 एंड सो ऑन, ऐसी कंटिन्यू। यहां कितना हो जाएगा, 391, 390, 389 एंड सो ऑन, ऐसे ही कंटिन्यू। यहां तक स्टेप लिखा। अब उसके बाद क्या बोला उसने, नंबर ऑफ बीट्स भी क्या कर जाए, डिक्रीज कर जाए। तो 400 का इसके साथ सेपरेशन देखो, अभी यहाँ पे 8 का डिफरेंस चल रहा था दोनों तरफ। जब मैं 400 का 405 के साथ डिफरेंस देख रही हूं तो आ रहा है 5 हर्ट्ज का डिफरेंस। ठीक है, यहां पे इसके साथ जो डिफरेंस है वो कितने का है, 5 हर्ट्ज का। 400 और 389 का डिफरेंस देखूंगी तो कितने का डिफरेंस मिल रहा है मुझे, इसके साथ 11 हर्ट्ज का डिफरेंस मिल रहा है। करेक्ट। तो नंबर ऑफ बीट्स किसके साथ घटी है, मेरी 5 हर्ट्ज के साथ घटी है। तो मेरा जो फ्रीक्वेंसी ऑफ बी, अननोन वाले की फ्रीक्वेंसी है, वो कितनी हो जाएगी, 408 हर्ट्ज। इस तरीके से वाले क्वेश्चंस को हमें अप्रोच करना है बीट वालों को। ठीक है, ये रहा हमारा आज का सारा वेव मोशन। वेव मोशन इतना सा ही है एनसीईआरटी के लिए, आपके सिलेबस में यहीं से ही क्वेश्चंस बनेंगे सिर्फ। ठीक, अब जो हमारा लास्ट चैप्टर है वो थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर है। नेक्स्ट लेक्चर जो भी आएगा वो हमारा थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर का आएगा। तब तक के लिए अच्छे से पढ़ाई कीजिएगा। बाय बाय।